मैं हूं दिवाकर विक्रम। मित्रों, आज 2 दिन के बाद मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूं और उस बड़ी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो वास्तव में बहुत बड़ा संकेत है कि आखिर में वो जो घटना घटी है उसके मायने हैं क्या। और ये खबर ये है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम, जहां की कल वोटिंग होनी है और जिसके लिए पिछले कई महीनों से, लेकिन खास करके पिछले 1 हफ्ते से एक बड़ा माहौल बनाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से कि नंदीग्राम का जो संग्राम है उसे कौन जीतने वाला है। लेकिन उस चुनाव को लेकर के जो कुछ भी रोड शो हुआ, जो कुछ भी शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके बारे में ढेर सारी चर्चाएं आप तमाम मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स के द्वारा और विश्लेषकों के द्वारा सुन चुके हैं। मैंने उस पर कोई विश्लेषण देना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि जब दो मजबूत पक्षों की लड़ाई होती है तो वही सब कुछ होता है जो नंदीग्राम में दिखा है, अर्थात शक्ति प्रदर्शन, कैडर का प्रदर्शन और कैडर का अपनी पार्टी के प्रति जो झुकाव होता है, जो समर्पण होता है, उसका प्रदर्शन। और उन दोनों प्रदर्शनों में अगर आप सिर्फ प्रदर्शनों के आधार पर, भीड़ के आधार पर, डेडिकेशन के आधार पर अगर मूल्यांकन करें तो आप कतई ये नहीं कह सकते कि ममता चुनाव हार गई। सॉरी टू से, अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि सिर्फ भीड़ और कैडर्स के सख्त प्रदर्शन के आधार पर अगर आप ये कहते हैं कि ममता बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गई या बीजेपी नंदीग्राम के चुनाव को आसानी से जीत ले रही है, तो कम से कम जो राजनीतिक विश्लेषण का पैमाना है वो कहीं ना कहीं वो एक साइड होकर के और सिर्फ हम एक पक्ष से उसको देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि ममता के लिए यह चुनाव मुश्किल हो गया है, मुश्किलों भरा हो गया है। और एक मुख्यमंत्री जब अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्र में 1 हफ्ते से कम, हालांकि उन्होंने 5 दिन का समय दिया है, लेकिन लगभग 1 हफ्ते समय उन्होंने सिर्फ एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र जहां से वो स्वयं लड़ रही हैं, वहां से अपने जीत को बिल्कुल पक्के करने के लिए अगर वो वहां पर कैंप करती हैं तो नैतिक रूप से एक बड़ी, जिसको कहते हैं हार ही कह सकते हैं आप, एक काफी मार्जिन से आप कह सकते हैं कि वो पिछड़ रही हैं नैतिक रूप से। लेकिन चुनाव हार गई, आप ऐसा नहीं कर सकते। कई कारण है उसके पीछे, तात्कालिक कारण हो सकते हैं, उसके पीछे वहां का वोट मत प्रतिशत है, उसको आप देख सकते हैं। और वोटिंग का जो पैटर्न है और लोगों का जो डेडिकेशन होता है नेताओं के पहुंचने पर, और उसके बाद जो आज का समय जब वहां पूरी तरह से चुनाव प्रचार सिर्फ डोर टू डोर और बहुत सीमित दायरे में चल रहा है, और कल बूथ पर जब मतदाता पहुंचेगा तब तय होगा। लेकिन उसके पहले की जो झलक है वो निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए, टीएमसी और भाजपा के लिए नाक की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। ऊंट किस करवट बैठेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके पहले एक ऐसा खत जो ममता दीदी के द्वारा लिखा गया है, उसके सार्वजनिक होने के बाद यह तय हो चुका है कि नंदीग्राम तो नहीं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और ममता बनर्जी स्वयं बहुत ज्यादा मुश्किलों में पा रही हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को देख रही हैं, और खीज में असहाय स्थिति को जो वो महसूस कर रही हैं, चुनाव के बाद वो खीज किस तरीके से निकलेगा, शायद इस पत्र में जो कुछ भी है उसके मजमून को जानने और समझने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और इसलिए मैंने इस विषय पर आपके साथ रूबरू होने का निश्चय किया, क्योंकि नंदीग्राम में क्या कुछ होना है और कल सेकंड फेज की जो वोटिंग है उसका क्या ट्रेंड होगा, क्योंकि पहले ही जो मतदान हुआ है पहले चरण का, उसमें भाजपा के एक तरह से पूर्व अध्यक्ष और सर्वे सर्वा जो बंगाल के चुनाव के हैं, उन्होंने साफ साफ 26 सीट जीतने का दावा किया है। निश्चित रूप से कैडर की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा को जो वहां पर पूरी तरह से जनता को भा रहा है, उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री भी है और बंगाल चुनाव के एक तरह से, मैं बात शब्द समझिएगा, लगभग वो प्रभारी भी कहे जा सकते हैं इस चुनाव को लगभग 200 के पार पहुंचाने के मिशन को पूरा करने के लिए। तो उन सब का दावा है। उस दावे की सच्चाई तो आपको 2 मई को पता चलेगी,
लेकिन ममता बनर्जी के उस लेटर पर जो उन्होंने विपक्षी नेताओं को लिखा है और जो आज सार्वजनिक हुआ है, कई ऐसे वेबसाइट्स पर वो पत्र अब सार्वजनिक हो चुका है, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि 2 मई के बाद ममता बनर्जी का भविष्य तय होने के बाद चाहे वो विपक्ष में बैठेंगी और चाहे वो तीसरी बार बंगाल की जनता की नुमाइंदगी करेंगी, वहां का मुख्यमंत्रित्व का पदभार संभालेंगी, या ये ऐसा अगर होता है तो दोनों ही स्थितियों में वो दिल्ली पर किस तरीके से हमला करेंगी और उनका जो राजनीतिक अंदाज होगा, खास करके विपक्ष के वैक्यूम को भरने के लिए, उसका पूरी उसकी तस्वीर साफ हो जाती है, कम से कम इस पत्र के मजमून को देखने के बाद। और इसलिए मैंने इस पर आपसे बात करने के लिए ये समय निकाला है और मैं आपसे रूबरू हूं। देखिए, ममता ने जो चिट्ठी लिखी है वो शरद पवार के नाम है और उद्धव ठाकरे के नाम है, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके नाम है, और इस तरह से तेजस्वी यादव के नाम पर है, और उन तमाम विपक्षी अखिलेश यादव को भी उन्होंने पत्र भेजा है, और इस पत्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी लिखा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक बहुत मतलब अजूबा नाम है जो ममता बनर्जी के खत में है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जैसा कि माना जाता है कि नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल समय समय पर भाजपा की ही सहयोगी रही है, मोदी सरकार की ही सहयोगी रही है, लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी ममता बनर्जी का ये खत गया है, और इस खत में उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। यह ममता बनर्जी का चिट्ठी है और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। बहुत अगर आप इसको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखें तो ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में सीधे सीधे भारत के संघवाद, जो संवैधानिक संघवाद है, और लोकतंत्र पर हमला, दो तरीके से विपक्ष जो बात को उठाता है, चुनाव के पहले ममता इस तरीके से हमलावर नहीं हुई थी, यहां तक कि किसान आंदोलन को भी लेकर के, क्योंकि उनको बहुत दृढ़ विश्वास था कि अपने ताकत के बूते वो टीएमसी को उस स्तर पर पहुंचाएंगी, तीसरी बार अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा लेंगी, ये उनको भरोसा था। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का ये चिट्ठी सार्वजनिक होना इस बात को सूचित करता है कि ममता बनर्जी का जो अपना इनपुट है, अपने कैडर का इनपुट है, अपना जो तंत्र है, उसके आधार पर अब उनको सूचना मिल चुकी है कि खेल बिगड़ चुका है। जो खेला होबे का नारा था, हालांकि खेला होबे को मैं बहुत निगेटिव अर्थ में लेता हूं, क्योंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और हम लोगों की तरफ भी खेला हो गया, खेला होएगा, ऐसा शब्द बोलने का मतलब ही समझ आ जाता है कि वहां कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की एक थ्योरी या कुटिलता की एक थ्योरी और कूटनीति की एक थ्योरी उसमें जुड़ी होती है, जहां राजनीति में छल कपट और हर एक तरीके से साम दाम दंड भेद के तरीके से आदमी अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है, व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और कोई संस्था अपने स्वार्थों की पूर्ति करती है। तो खेला होबे को अगर बहुत पॉजिटिव अर्थ में दिया जा रहा है, तो जो अर्थ मैं समझ रहा हूं वो है कि खेला नहीं हो पाया। और मैं बराबर, अगर आप हमारे यूट्यूब हार्ट ऑफ इंडिया पर जाकर देखें तो मैंने ये बोला था कि खेला होना ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके की ये बात कही है उससे इतना तय हो चुका है कि ये लड़ाई उनके लिए मुश्किल हो चुकी है। और इसके पहले ही उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उससे ये साफ जाहिर होता है कि चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा हमलावर होंगी और उसकी पूरी पहुंच दिल्ली तक होने वाली है। वास्तव में ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी को अगर लिखा है, हालांकि लिखने का समय, पत्र भेजने का समय नहीं पता, लेकिन नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ये चिट्ठी आती है। इसके 2 महीने हैं। नंदीग्राम में जो लड़ाई हो रही है और सेकंड फेज में जो लड़ाई होगी, उससे यह साफ हो जाएगा कि भाजपा अपने ताकत पर जिस तरीके से 200 का नारा दे रही है सीटों को जीतने का, उसके नजदीक या कंफर्टेबल मेजॉरिटी पाने का जो उसका अपना
प्रयास है वो बहुत सफल होता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी को। और इसलिए ममता बनर्जी ने जो आक्रामकता चुनाव के पहले और चुनाव के इस दौरान वो बराबर दिखा रही हैं, और पॉजिटिविटी के साथ प्रचार न करके पूरी पूरी तरह से आक्रामकता दिखा रही हैं, और उसके साथ ही साथ वो बदजुबानी कर रही हैं जो एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। उन परिस्थितियों में अगर उसको विश्वास है कि वो अपने ताकत पर, अपने काम के भरोसे पर जनता का विश्वास जीतेगी। इसलिए ममता दीदी को उस ट्रैप में बीजेपी के अगर रणनीतिकारों ने फंसा लिया, जिस ट्रैप में आने के बाद वो अनर्गल प्रलाप समय समय पर अगर कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ममता दीदी को एहसास हो गया कि तीसरी बार का जो सफर है वो बहुत ज्यादा कठिन होने जा रहा है, और कहीं थोड़ी सी अब और चूक हुई तो ममता दीदी ये चुनाव हार जाएंगी। इसलिए इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव भाजपा अब अपने मुट्ठी में मजबूती के साथ पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो पकड़ चुकी है और ममता दीदी से वही भाजपा करवाने में सफल हो रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनावी नारे में, अपने चुनावी वायदों में, अपने चुनावी प्रोपेगेंडा में सफलता मिलने की पूरी संभावना और पूरी गारंटी मिलती है। जय श्री राम का नारा, जिस नारे से ममता दीदी ने नाराजगी जताई, जिससे उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की, और उसके बाद पैरेलल हिंदुत्व के ही तहत चंडी पाठ के बाद शक्ति और भगवान राम जो विष्णु ब्रह्म के अवतार हैं, उनके बीच एक द्वंद्वात्मक संघर्ष को दिखाने की कोशिश की और उसका राजनीतिकरण किया। निश्चित रूप से बंगाल की जनता उसका एक हिसाब तो जरूर मांगेगी। साथ ही साथ उस टोलाबाजी पर, उस कटमनी पर ममता दीदी कभी भी आक्रामक नहीं हो पाई, यह भी बीजेपी ने सत्य सिद्ध किया। और प्रधानमंत्री मोदी के अब तक जितनी भी रैली हुई हैं, उन्होंने टोलाबाजी और कटमनी पर जो कुछ भी कहा है, उसका कोई भी माकूल जवाब ममता दीदी के बयानों से, ममता दीदी के चुनावी नारों से और ममता दीदी के चुनावी उन बड़े व्याख्यानों से, उन बड़े संबोधनों से नहीं दिखा, जिसमें वो इन सारी बुराइयों को, इन कथित जो दुष्परंपरा है, ये परंपरा के नाम पर वहां के कैडर के द्वारा मिसयूज किया गया पैसे का, जो जनता का पैसा था, गरीबों का पैसा था, उस पर वो नहीं बोल पाई। तीसरी बात, ममता दीदी ने सीधे सीधे 70% बनाम 30% की लड़ाई का जो एक बात भाजपा के द्वारा कही जा रही थी, उसका कभी भी वो खंडन नहीं कर पाई। चंडी पाठ तो उन्होंने मंदिरों में जाकर के किया, चंडी पाठ उन्होंने किसी भी चुनावी रैली के संबोधन से पहले किया, लेकिन वो कलमा पढ़ने से परहेज की। इसका एक खामियाजा शायद उस 30% जनता जिस पर उनका पूरा भरोसा है, उससे भी उनको चोट मिल सकती है। इस तरीके से दोहरे चोट का जो अवलोकन किया उन्होंने, और जिसका उन्होंने आभास किया है, और जिसको अब वो स्पष्ट तौर पर महसूस कर रही हैं, इसके बाद उनकी आक्रामकता चुनावी नारों में और चुनावी संबोधनों में दिख तो जरूर रही है, लेकिन नंदीग्राम में 5 दिन तक लगातार एक विधानसभा क्षेत्र में अपने वजूद को स्टैब्लिश करने की जो लड़ाई उन्होंने नाक की लड़ाई बना दी और अहंकार की लड़ाई में परिवर्तित कर दिया, निश्चित रूप से ममता दीदी के सामने नैतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके पीछे होने की एक बड़े संकेत मिल रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच जब इस तरह का पत्र जो उन्होंने सोनिया गांधी के नाम पे, शरद पवार के नाम पे, उद्धव ठाकरे के नाम पे, तेजस्वी यादव के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम पर और बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के नाम पर लिखा है, निश्चित रूप से उसके भी मायने हैं। और यकीन मानिए, मैं ये सोच रहा था कि जब नंदीग्राम और फर्स्ट पेज पर लोग तमाम वो बातें कर रहे हैं कि भाजपा को इस तरह से मिलते जा रहा है और ममता दीदी ऐसा कर रही हैं, मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं कि जिस राम नाम से उनको इतनी ज्यादा खींच और इतनी ज्यादा चिढ़ थी, उसके बाद बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भाजपा का कैडर कनेक्ट हो रहा था, उसके बाद ममता दीदी का निगेटिव प्रचार करने का तरीका
उनको ले डूबेगा। और मैं कंफर्म हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ममता दीदी अब हार के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई हैं। हार तो उनका तय होना ही है, क्योंकि दो राहे पर आकर के वो खड़ी हो गई हैं। न 30% को साध पा रही हैं और न 70% को साध पा रही हैं। इसीलिए जब कल नंदीग्राम का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो ममता दीदी ने एक बात कही थी कि भाजपा के लोगों से सावधान रहिए, कहीं वो सांप्रदायिक दंगे न करवा दे। इसका मतलब जिस वोटों के कंसोलिडेशन से, जिस एक समीकरण को देखने के बाद कि वोटों का ध्रुवीकरण एक पक्ष पे जा रहा है, उससे अब ममता आश्वस्त होती जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का उनका नारा है, सोनार बांग्ला का उनका नारा है, और जिसमें श्री राम, जय श्री राम के साथ शक्ति की आराधना भी बहुत ज्यादा प्रस्फुटित होती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, और बांग्ला संस्कृत पूरे देश में स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाई में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में जब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट हो रही है, तो ममता दीदी की हार निश्चित सी लग रही है। और इसी बीच जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखा, तो मैंने ये सोचा कि जो मैं सोच रहा था कि ममता का आगे का जो राजनीतिक तौर तरीका होगा, या विरोध करने का तरीका होगा, या उनका राजनीतिक मूवमेंट होगा, वो क्या होगा। और आज जैसे ही मैंने ये पत्र देखा, मैंने सोचा कि मैं तो यही सोच रहा था कि मुझे इस पे विश्लेषण करना चाहिए, और मैं यही बातें कहता कि ममता या चुनाव जीतती हैं या चुनाव हारती हैं, वो राइटर्स बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि मोदी सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता का जो तौर तरीका होगा, वो 2 मई के बाद के अगले हफ्ते अर्थात मिड मई से शुरू हो जाएगा। और आप देख सकेंगे उस समय जो भी आंदोलन विपक्ष की तरफ से चलाया जाएगा, उसमें ममता की सहभागिता का जो तौर तरीका होगा, उसका जो तेवर होगा, वो बिल्कुल नया होगा। और जब मैं ये बात सोचा था और आज जब मैंने ये चिट्ठी देखा, तब मैंने आपसे तुरंत कनेक्ट करने की कोशिश की कि वास्तव में जो मैं सोच रहा था, ममता दीदी के इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद कम से कम ये साफ जाहिर हो गया कि जो खींच, जो बौखलाहट उनके अंदर अभी विद्यमान है, और जो चुनावी आचार संहिता के पालन करने के कारण वो नहीं बोल पा रही हैं, और जो उनका स्वाभाविक तौर तरीका है विश्लेषण करने का, या इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत विरोध करने का, उसके बाद ममता दीदी निश्चित रूप से उस तरीके से आक्रामक होंगी, आक्रामक ही नहीं बल्कि उग्र होंगी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की कोई भी पैमाने तोड़ सकता है, किसी भी बाउंड्री लाइन को पार कर सकता है। आप यकीन मानिए, मार्क्सवादियों को, वामपंथियों को 34 साल के शासन को ध्वस्त करने में ममता दीदी ने जिस तरीके से सड़क से लेकर के और विधानसभा बंगाल के सौंध तक जिस तरीके का आंदोलन चलाया था, मार्क्सवादियों को उसके आगे झुकना पड़ा था। ममता दीदी इस बार निश्चित रूप से घायल हैं। अगर वो जीतती हैं तो उनकी आक्रामकता का अंदाज दूसरा होगा, और अगर वो चुनाव हारती हैं तो उनकी आक्रामकता का अंदाज वही होगा। लेकिन इतना यकीन मानिए कि वो पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ हमला हो होंगी। ये और बात है कि मोदी सरकार अपने कूटनीति से और अपने कार्यों से ममता दीदी के हर एक आह्वान का, हर एक राजनीतिक मूवमेंट का जवाब देगी। लेकिन यकीन मानिए, बंगाल के चुनाव के बाद, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव और चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है लगभग अब वो तय हो चुका है। लेकिन उसके बाद ममता दीदी जिस तरीके से संघवाद को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सीधा पत्र लिख रही हैं, और उसमें सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री की ताकत और हैसियत को कम करके अब एलजी को इतना ज्यादा जो अधिकार दिया गया, वो संघवाद पर चोट है। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता दीदी ने अब विपक्ष को साधने और विपक्ष को तैयार कर बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए और मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने का मन बना लिया है। अब इंतजार आपको 2 मई का करना होगा। लेकिन यकीन मानिए, जिस आक्रामकता और अति विश्वास के साथ ममता बनर्जी ने नेगेटिव प्रचार के तहत सिर्फ हमला ही किया है प्रधानमंत्री या भाजपा पर, वो उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नासूर बन गया। और ये नासूर
सेकंड जो फेज है उसके पोलिंग में भी दिखेगा और नंदीग्राम भी अब बचाना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि नंदीग्राम की लड़ाई उनके नाक की लड़ाई है, जो बहुत आसान लड़ाई नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अब विराम लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन तय मानिए कि ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को जो चिट्ठी भेजी है उससे दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो वो बंगाल के चुनाव से बहुत ज्यादा परेशान है, बंगाल का चुनाव का परिणाम वो समझ रही हैं। चुनाव का परिणाम चाहे उनके पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, लेकिन आने वाले समय में वो जो राजनीति बंगाल में कर रही थी उस राजनीति का केंद्र अब दिल्ली बनेगा, चाहे जो हो, चाहे वो चुनाव हारे या जीते। और उसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए, संघवाद को बचाने के लिए वो विपक्ष को एक करने की कोशिश करेंगी। और वो भी उस समय में जब शरद पवार अभी 1-2 दिन पहले वो थोड़ा बीमारी की हालत में पहुंच गए हैं, जब उनको कन्वीनर बनाने की कोशिश, उनको समन्वय बनाने की कोशिश संजय राउत जैसे नेता कर रहे हैं, ऐसे में ममता बनर्जी घायल होने के बाद 2 मई के रिजल्ट के बाद जो कुछ भी होगा उसके बाद घायल अवस्था में ही दिल्ली को बड़ी चुनौती देने के लिए आएंगी। और उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष का संघर्ष और ज्यादा मजबूती से सड़क से संसद तक दिखेगा। लाइव में इतना है। अगर आपको लाइव पसंद आया तो प्लीज फेसबुक पर हार्टटॉक इंडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल हार्टटॉक इंडिया को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपसे इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं राजनीतिक मुद्दों के उन महीन बातों के साथ विश्लेषण करने के लिए बराबर रूबरू होता रहूंगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।